बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किए हुए फॉर्मोलॉजी के लेक्चर्स 15 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गया और आज हमारा है लेक्चर नंबर 16। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। उससे पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या। मॉडर्न हमारे पास बुलियन का स्टैंड पॉइंट था और जो हमारे पास ट्रेडिशनल था वो हमारे पास अरिस्टोटल का था। ठीक है, चले आप देखें ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था ना कि ए और ई के दरमियान हमारे पास कॉन्ट्रैरी होती है, इनके दरमियान हमारे सब ऑल्टरनेशन, सब कॉन्ट्रैरी, ऑल्टरनेशन। और मॉडर्न में हमारे पास क्या होता था? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होती थी, ए और ओ के दरमियान, ई और आई के दरमियान। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हमने फर्दर डिस्कस करना है। देखिए अब जरा देखें टेस्टिंग इमीडिएट इन्फ्रेंसेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हो गया इमीडिएट इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रीमाइस। हमारे पास सिर्फ एक प्रीमाइस मौजूद होता है और उसके बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। बेसिकली जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट में हमारे पास क्या होता है? एटलीस्ट 2 प्रीमिसेस होते हैं और 1 कंक्लूजन होता है। लेकिन जो इमीडिएट इन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रीमिसेस होता है। ठीक है, ये क्लियर? अब देखें हाउ टू यूज ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टू टेस्ट इमीडिएट इन्फ्रेंसेस। हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था ना ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अब हमने ये देखना है कि जो इमीडिएट इन्फ्रेंसेस होते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास मॉडर्न स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किस तरह हमारी हेल्प करता है। ओके, अब इस तरह ये देखें ऑल कैट्स आर एनिमल्स। जितने भी कैट्स हैं वो एनिमल्स हैं। देयरफॉर इट इज फॉल्स दैट नो कैट्स आर एनिमल्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ए, ऑल एस और पी है ना। देयरफॉर इट इज फॉल्स दैट, ये हमारे पास ई है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? इट इज फॉल्स। अब जरा पढ़ें टू evaluate दिस आर्ग्यूमेंट we begin by assuming the premises are true। जब भी हमने किसी आर्ग्यूमेंट को evaluate करना होता है ना, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हम ये प्रीमिसेस दे रहे हैं ना, ये हमारे पास जो प्रीमिसेस है ये हमारे पास ट्रू है, इसको हमने assume कर लेना। सपोज ए इज ट्रू, सपोज कर लिया हमने ए जो है ये ट्रू है। देन बाय कॉन्ट्रैरी रिलेशन, हमने क्या पढ़ा? ए और ई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? कॉन्ट्रैरी रिलेशन। अब हमने कॉन्ट्रैरी में क्या पढ़ा था? एटलीस्ट वन फॉल्स, एक फॉल्स होगा। एटलीस्ट वन फॉल्स, कम से कम एक तो फॉल्स होना ही चाहिए, लेकिन दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, देन बाय कॉन्ट्रैरी रिलेशन द कोरस्पोंडिंग ए प्रपोजिशन इज फॉल्स। अब अगर हमने ये कहा कि ए हमारे पास ट्रू है, देन ई प्रपोजिशन इज फॉल्स, ई हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? एटलीस्ट वन फॉल्स। जब हमारे पास एक ट्रू हो गया तो फिर सेकंड तो हमारे पास फॉल्स ही होगा ना, क्योंकि हमने अपनी कॉन्ट्रैरी रिलेशन को वैलिड करना है। अब देखिए सो दी आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ठीक है, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड है। क्या मतलब? हमने इसको ट्रू कहा, ये हमारे पास क्या है? ए, ये हमारे पास है ई, ई को क्या होना चाहिए? फॉल्स। तो ये आर्ग्यूमेंट हमें वही कह रहा है, जो हमारा कॉन्ट्रैरी होना चाहिए, एक ट्रू होना चाहिए और एक फॉल्स होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है? ये आर्ग्यूमेंट हमारे पास है वैलिड। क्लियर? इसमें हमारे पास ना इमीडिएट इन्फ्रेंसेस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की फैलिसिस होती हैं। फैलिसिस का मतलब होता है इनवैलिड होना। ये हमारे पास अगला कंप्लीट चैप्टर इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझेंगे जो फैलिसी होती है ना, इसका मतलब होता है इनवैलिड होना। इनवैलिड कैसे होगा? इनलिसिट कॉन्ट्रैरी, इनवैलिड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैरी रिलेशन। जब हमारे पास कॉन्ट्रैरी रिलेशन है ना, उसका इनवैलिड इस्तेमाल करना, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी? इनलिसिट कॉन्ट्रैरी। फिर इनलिसिट सब कॉन्ट्रैरी, इनवैलिड एप्लीकेशन ऑफ द सब कॉन्ट्रैरी रिलेशन। सब कॉन्ट्रैरी का इनवैलिड एप्लीकेशन करना, इस्तेमाल करना, उसे हम कहेंगे इनलिसिट सब कॉन्ट्रैरी। ओके, अब देखिए इनलिसिट सब ऑल्टरनेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन ऑफ द सब ऑल्टरनेशन। जब हम इनवैलिड इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सब ऑल्टरनेशन रिलेशन का, फिर हमारे पास आ जाती है इनलिसिट सब ऑल्टरनेशन। इसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं।
इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं इसका मतलब क्या। अब इसके एग्जांपल देखिए, इनलिसिट कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या। हमारी ये किस तरह आती है, इट इज फॉल्स दैट ऑल ए और बी। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन ए है, इट इज फॉल्स, एफ फॉल्स, देयरफॉर नो ए और बी। ये हमारे पास आ गई ई। ए और डी के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैरी। ये तो हमें पता है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैरी में एटलीस्ट वन फॉल्स, एक ना एक तो फॉल्स होना ही चाहिए। और लेकिन हमने ये भी कहा था बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ट्रू नहीं हो सकते। आप जरा देखें, अगर हमने फर्स्ट को फॉल्स कंसीडर कर लिया, अगर फर्स्ट हमारे पास फॉल्स है, देयरफॉर नो ए और बी। अब इसको हम ट्रू भी कंसीडर कर सकते हैं और फॉल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैरी में वैलिड है। इस वजह से जो इसका आंसर होता है वो लॉजिकली अनडिटरमिन्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इलिसिट आ जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलिसिट कॉन्ट्रैरी। ओके, अब एग्जांपल नंबर 2 को देखें, इट इज फॉल्स दैट, ये हमारे पास फॉल्स है, नो ए और बी। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन है ई, देयरफॉर ऑल ए और बी। देखें, इसको हमने फॉल्स कह दिया, फॉल्स हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है ये हमारे पास ट्रू भी हो सकता है, सेम वही बात है, ये हमारे पास ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसका आंसर हमारे पास लॉजिकली अनडिटरमिन्ड है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, इलिसिट। और किस में है, ए और ई में, और ए और ई के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैरी। ओके, क्लियर। अब देखें फर्दर, अब देखिए इलिसिट सब कॉन्ट्रैरी क्या है। इलिसिट सब कॉन्ट्रैरी, ये रिलेशन किसके दरमियान होता है, इलिसिट आई और ओ के दरमियान हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, इल सब कॉन्ट्रैरी का, सम ए और बी। ये हमारे पास क्या है, आई, और प्रीमिसेस को हमने क्या कंसीडर कर लेना है, सपोज कर लेंगे ना कि वो ट्रू है। देयरफॉर इट इज फॉल्स दैट सम ए और नॉट बी। इसमें हमारे पास क्या होता है, एटलीस्ट वन ट्रू, कम से कम एक तो ट्रू होना ही चाहिए, लेकिन दोनों भी ट्रू हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि एक तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना कि वन ट्रू, ये तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब ये देखें कि इसमें हमारे पास दोनों ट्रू भी हो सकते हैं और एक फॉल्स भी हो सकता है। इस वजह से इसका आंसर क्या है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इस वजह से हमारे पास क्या है, लॉजिकली अनडिटरमिन्ड। और जब लॉजिकली अनडिटरमिन्ड हो जाएगा फिर उधर हमारे पास क्या यूज होगी, इलिसिट सब कॉन्ट्रैरी। अब देखिए, सम ए और नॉट बी। अब जरा देखिए सम ए और नॉट बी का क्या मतलब है। ये हमारे पास आ गया सम ए और नॉट बी, कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन ओ, और ये हमारे पास है आई। ओके, अब देखें इसे हम सपोज कर लेंगे ट्रू, और इससे ये हमारे पास ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इस वजह से ये हमारे पास, ये भी हमारे पास लॉजिकली अनडिटरमिन्ड है, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, इलिसिट सब। अब देखते हैं हम इलिसिट सब ऑल्टरनेशन, इसका मतलब क्या है। इससे पहले हम देख लेते हैं एक मरतबा कि हमारे पास ऑल्टरनेशन सब ऑल्टरनेशन होती क्या है। ये हमने एक बार देख लिया, अब रिवाइज कर लें एक मरतबा कि सब ऑल्टरनेशन हमारे पास किसके दरमियान होती है, ए और आई के दरमियान, ई और ओ के दरमियान। जो हमारे पास ये होगा ना एरो, इससे हमारे पास सिर्फ फॉल्स वैल्यू जाएगी और इससे भी हमारे पास सिर्फ फॉल्स वैल्यू जाएगी। इधर से यहाँ तक हमारा ट्रूथ वैल्यू टी जाएगा और यहाँ से भी ई से ओ तक भी हमारा ट्रूथ वैल्यू जाएगी। ये हमारा कल क्लियर है, कल के लेक्चर में क्लियर हो गया था। अब देखें, अब जरा देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सम ए और नॉट बी, कौन सी कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन है, ओ, देयरफॉर नो ए और बी, ये हमारे पास है ई। ओके, हमने क्या कहा था कि सपोज कर लेना जो हमारे पास प्रीमिसेस है ना वो ट्रू है। अब जरा इसमें देखें, सम ए और नॉट बी, ओ है ना, ओ को हमने ट्रू कंसीडर किया, देखें ओ है, ओ को हमने ट्रू कंसीडर किया, ओ को हमने क्या कंसीडर किया, ट्रू कंसीडर किया। और यहाँ से हम ओ से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें ई तक लेके जाता हो। ओ से ई तक जाने का हमारे पास क्या रास्ता है, सिर्फ एफ का। सिर्फ हमारे पास फॉल्स वैल्यू ओ से ई तक जा सकती है, कोई ट्रूथ वैल्यू ई से ओ तक आ सकती है, लेकिन ओ से ई तक
कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं जा सकती। इसलिए हमारे पास जो ई है ना वो लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड है। ये ट्रू है या फॉल्स है हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये तो हो गया ना ट्रू। तो इसका जो ई है ना ये हमारे पास क्या है, लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड। और जब लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड होगा फिर हमारे पास होगी इलिसिट सबऑल्टरनेशन। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखें। इट इज फॉल्स दैट ऑल ए और बी, एफ है फॉल्स है और कौन सा है ए। ठीक है, देखें इट इज फॉल्स दैट ए हमारे पास क्या है फॉल्स, और ए से आई तक जाने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमारे पास फॉल्स वैल्यू को पास करे। ए से आई तक जाने के लिए हमारे पास टी मौजूद है, ट्रूथ वैल्यू यहाँ से जा सकती है, लेकिन इधर से कोई फॉल्स वैल्यू नहीं जा सकती। ये आप ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास पाइपलाइन की तरह है ना, कि इसमें से इस पाइप में से सिर्फ ट्रूथ वैल्यू जा सकती है और इस पाइप में से सिर्फ फॉल्स वैल्यू जा सकती है। जैसे पानी वाले पाइप में से पानी जा सकता है ना, इसी तरह ये इस एरो में से सिर्फ ट्रूथ वैल्यू जा सकती है और इस एरो में से सिर्फ फॉल्स वैल्यू जाएगी। ओके, इसलिए जब हमारे पास ए जो है वो फॉल्स होगा तो ए से हम आई तक तो आ नहीं सकते फॉल्स वैल्यू के साथ, इस वजह से जो आई होगा वो लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड है। और हमारे पास क्या है, ये क्या आ गया, इट इज फॉल्स दैट सम ए और नॉट सम ए और बी। इस वजह से हमारे पास क्या है, जो ये है ये लॉजिकली अनडिटर्मिन्ड है। इस वजह से हमें इसे क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, इलिसिट सबऑल्टरनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, उससे देखते हैं कि वो क्या है। अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट, अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट और बुलियन में क्या डिफरेंस है। जो बुलियन होता है वो क्या कहता है कि जो चीज़ें वो एग्जिस्ट नहीं करती, और जो अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट है वो ये कहता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अरिस्टोटलियन स्टैंड पॉइंट मस्ट बी अडॉप्टेड एंड Aristotelian standpoint क्या होता है, must be adopted and the preposition to which it is applied must assert something about actually existing things। हमारे पास अरिस्टोटल पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और जो हमारे पास बुलियन पॉइंट होता है उसमें चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, ये तो हो गया ना अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या, the question may now be asked what happens when the Aristotelian standpoint is adopted but propositions are about things that do not exist। अब वो ये कहने हैं कि हमने अरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट को यूज करना है, लेकिन जो प्रपोजिशन है ना वो क्या कह रही है कि चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट क्या है कि जो चीजें वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट यूज कर रहे हैं और जो प्रपोजिशंस है वो क्या है, चीज़ें अबाउट थिंग्स डेट डू नॉट एग्जिस्ट, उसमें चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस सिचुएशन को किस तरह डील करेंगे। देख इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है एग्जिस्टेंशियल फैलिसी। एग्जिस्टेंशियल फैलिसी, अब इसको देखते हैं एग्जिस्टेंशियल फैलिसी होती क्या। ओके, ये देखिए अब एग्जिस्टेंशियल फैलिसी होती क्या है। This type of fallacy that is committed when an argument is made invalid। fallacy हमने पहले पढ़ा है ना कि इसका क्या मतलब होता है, invalid होना, because the claim in the premises does not have existential import। कि जो हमारे पास premises है ना वो उसमें जो चीज़ें हैं एग्जिस्ट ही नहीं कर, इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट। अब देखें, all unicorns are mammals, therefore some unicorns are मैमल्स। अब देखें इसमें जो यूनिकॉर्न्स है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिंस यूनिकॉर्न्स डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर आर्गुमेंट इज इनवैलिड, आर्गुमेंट हमारे पास इनवैलिड है एंड कॉमिट द एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। और हमारे पास ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ठीक है, समझ आई है कि एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होती है। हमने ये कहना कि अरिस्टोटल पॉइंट का, कि अगर हम अरिस्टोटल पॉइंट, समझ आई है ना आपको, कि हमने क्या कहा कि जो अरिस्टोटल, अगर हम अरिस्टोटल का स्टैंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके प्रपोजिशंस में हम ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो चीज़ें वो एग्जिस्ट कर रही हैं, इसके नतीजे में जो क्वेश्चन अराइज हुआ इसका आंसर क्या है, हमारे पास एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी ये होती है कि जो हम प्रीमिसेस होते हैं ना,
बिकॉज द क्लेम इन द प्रेमिसेस डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट, कि जो हमारे पास प्रेमिसेस होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऑल यूनिकॉर्न्स और मैमल्स ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ये हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। अब एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हमारे पास टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की existential fallacy होती है। फर्स्ट वन इज बोलियन स्टैंड पॉइंट एंड द सेकंड वन इज एरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट। अब देखेंगे जो हमारे पास बोलियन स्टैंड पॉइंट है ना, वो हमें क्या कहता है। From the Boolean standpoint, the existential fallacy is committed whenever an argument is invalid. Fallacy तो simple का क्या मतलब है कि ये invalid है merely किस वजह से, because the premise is interpreted as lacking of existential import, कि उसमें जो है ना कमी होती है existential import की। देखें, thus the argument is all cats are animals, जितने भी cats हैं वो animals हैं। Therefore some cats are animals। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब लोगों की बात करते हैं और यहाँ पे हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। इसकी अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो ऑल एस और पी, तो इसका क्या बनेगा, ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। और सम कैट्स आर एनिमल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास कोई और बात कह रही है, ये कोई और बात कह रही है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड। ये हमारे पास कौन सा स्टैंड पॉइंट है, बुलियन स्टैंड पॉइंट। ओके, अब देख लेते हैं एरिस्टोटल स्टैंड। अब देखें कि एरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट हमें क्या कहता है। On the other hand, from the Aristotle standpoint, the existential fallacy is committed whenever the validity of an argument depends on existential import and the request things to not exist। हमारे पास जो सिंपल एरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट ना, ये कहते हैं कि जो हम चीज़ें ना प्रीमिसेस वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रीमिसेस में जो है ना, जो हमारे पास ये यूनिकॉर्न्स ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और जब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते फिर हम उसे क्या कहते हैं, बुलियन स्टैंड पॉइंट का, एरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट का क्या है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। अब देखिए, ऑल यूनिकॉर्न्स आर एनिमल्स, therefore some unicorns are animals। यहाँ पे क्या आ रहा है, they do not exist, यूनिकॉर्न्स एग्जिस्ट नहीं करते। इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो गई। किसके स्टैंड पॉइंट में, एरिस्टोटल स्टैंड पॉइंट में। आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। If you have any query, you can ask me in comment box and you can also DM me on Instagram. And if you're visiting my channel first time, so don't forget to subscribe and also please share it because sharing is caring। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।